हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं चैनल पे डाउन सिंड्रोम पहले ही पढ़ा चुका हूं काफी समय पहले, और आज कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये डीएसएसबी हो चाहे केवीएस हो, दोनों में ही आपके यूजफुल रहेंगे। अगर आपको अपना 1 मार्क्स 1 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो ही जाएंगे अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को आप कर लेते हो। केवीएस हो डीएसएसबी हो, दोनों में आपके काम आने वाला है ये सारे क्वेश्चंस। तो ध्यान दें आप हैं इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे। और आपने ये क्वेश्चंस करने से पहले आप वो डाउन सिंड्रोम की जो मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो डाउन सिंड्रोम की प्लेलिस्ट पहले कर लें, पढ़ लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शॉर्ट शॉर्ट वो वीडियोस हैं काफी, मैंने कम समय में बहुत जानकारी दे दी, उसके नोट्स बना ले, रिवाइज कर लें और फिर ये क्वेश्चंस आन के अटेम्प्ट करें। इसमें से आपके 100% 20 में से 16, 17, 18 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आप वो वीडियोस देखकर इस पीपीटी को या इस पीडीएफ को आप करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, मतलब क्या कारण है डाउन सिंड्रोम का? लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि बर्थ के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है किसी को, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो उस वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। डिफिशियंसी ऑफ द थायराइड हॉर्मोन्स, यानी कि थायराइड हॉर्मोन्स की कमी होने की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, या ब्रेन इंजरी की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम सबको, मतलब ज्यादातर को ये पता है कि डाउन सिंड्रोम, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है। तो डाउन सिंड्रोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है उसकी वजह से होता है, क्योंकि इसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी हमें ये भी नहीं पता होता, बेसिक जानकारी भी नहीं होती, तो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफी दिक्कत होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ डाउन सिंड्रोम, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है, या डाउन सिंड्रोम को शॉर्ट में क्या कहा जाता है। तो आप याद रखना, डाउन सिंड्रोम को शॉर्ट में डीएस कहा जाता है, सिंपल है ना। अब डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? लाइनफेंटल सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21 है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ट्राइसोमी 21। इसे ट्राइसोमी क्यों कहते हैं? ट्राई का मतलब होता है 3 और सोमी का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है, ट्राइसोमी 21। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और सोमी का मतलब होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम याद रखना भाई। ट्राई यानी कि 3 क्रोमोसोम, यानी कि इसमें होने तो 2 चाहिए थे क्रोमोसोम 21 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे 3 होगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई है। तो याद रखना, जैसे कोई भी क्रोमोसोम होता है ना, मान के चलिए क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पे 2 कॉपी है ना। अब 2 नॉर्मली है, ये सब में 2 होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 3 की, जिसकी वजह से बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है। तो इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं और डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फर्स्ट डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था, जॉन लैंगटन डाउन ने बताया था, अल्फ्रेड बिनेट ने बताया था, या हैंस एस्पर्जर ने बताया था? देखिए ऑप्शंस जो हैं वो काफी सिंपल है, अगर आपने डिसेबिलिटीज को अच्छे से पढ़ा है ना तो हर एक ऑप्शन की जानकारी होगी। जीन पियाजे थ्योरी है ना, इसका तो कोई लेना देना है नहीं डिसेबिलिटीज से, है ना, ज्यादा नहीं है, तो है ही नहीं बल्कि तो ये तो कट जाएगा ऑप्शन में, पहली फुर्सत में आप इसे काट दो क्योंकि इसका तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब जॉन लैंगटन डाउन अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो जॉन लैंगटन डाउन के बारे में पढ़ा होगा। अल्फ्रेड बिनेट जो है इनके बारे में भी पढ़ा होगा। अल्फ्रेड बिनेट ने क्या क्या किया था, इन्होंने जो है फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट डेवलप किया था, वो सब सारी जीडीपी में आपने पढ़ा होगा। हैंस एस्पर्जर जो है ये किससे रिलेटेड है? ये एएसडी से, ऑटिज्म से रिलेटेड है ना, ये वाला है ना। हैंस एस्पर्जर जो है वो ऑटिज्म से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं? डाउन सिंड्रोम। तो इसका सिंपल आंसर होगा जॉन लैंगटन डाउन। देखो इसमें भी डाउन आ रहा है ना वर्ड, तो इससे भी याद रख सकते हो आप। और कभी कभी हो सकता है ये डाउन वर्ड हटा दें, ऑप्शन में सिर्फ जॉन लैंगटन आ जाए,
तो इससे भी आपको याद रखना है कि जॉन लैंगटन जो है, जॉन लैंगटन डाउन जो है में देख लीजिएगा, जॉन लैंगटन जो है वो आपको जॉन लैंगटन डाउन याद रखना। अच्छा, अगर आपने वो डाउन सिंड्रोम की मेरी प्लेलिस्ट देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जॉन लैंगटन डाउन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में जो पहले सबसे पहले बताया था वो किस सन में बताया था आपको, वो आपको सन मेंशन करना है, ठीक है, सन मेंशन करना है कि किस सन में ये बताया था जॉन लैंगटन डाउन ने कि डाउन सिंड्रोम इस वजह से होता है और इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम कहा था। तो ये आपको वीडियोस देख कर आना है तो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम यूजुअली हैव, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में आमतौर पर पाया जाता है नॉर्मल इंटेलिजेंसी होती है डाउन सिंड्रोम वाले, मतलब इंटेलिजेंट, नॉर्मली इंटेलिजेंट होता है वो, है ना, इंटेलिजेंसी बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे हम तुम में आम पर्सन्स में होती है। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, सीवियर ऑटिज्म होता है, नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना कि इंटेलिजेंसी नॉर्मल नहीं होती डाउन सिंड्रोम वालों को, है ना, सीवियर ऑटिज्म भी नहीं होता ना, या सीवियर आप कह सकते हो इंटेलिजेंसी सीवियर लेवल पर कोई परेशानी नहीं होती किसी भी तरह का, इंटेलेक्चुअल कह लो किसी भी तरह की, है ना, और नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। उसको कहते हैं माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है ना। तो याद रखना कभी डाउन सिंड्रोम ऑप्शन में आए और किसी तरह से कोई घुमा के कोई क्वेश्चंस पूछे, है ना, और उसका संबंध, उसका रिलेशन कभी किसी डिसेबिलिटी से पूछे, तो याद रखना डाउन सिंड्रोम का ज्यादातर जो रिलेशन रहता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रहता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम को किस डिसेबिलिटी में रखा जाता है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ही रखा जाता है डाउन सिंड्रोम को। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करने वाली है, इसे नोट कर लो चाहो तो कॉपी पे, कि डाउन सिंड्रोम को जो है किस डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है ना। 21 डिसेबिलिटी है हमारी, कितनी है, 21 डिसेबिलिटी है, तो 21 डिसेबिलिटी में से किस में काउंट किया जाएगा, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काउंट किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर इज कॉमन इन डाउन सिंड्रोम, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विशेषता डाउन सिंड्रोम में सामान्य है। लॉन्ग फेस, ठीक है, आलमंड शेप्ड आईज, हाई नोज ब्रिज, लॉन्ग फिंगर्स। देखिए इसको मैं आपको ऐसे बता भी दूं कि ये क्या क्या होता है, लेकिन सबसे बढ़िया मैं ये कहता हूं कि कभी किसी चीज के या किसी भी आप डिसेबिलिटी के कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसके फिजिकल फीचर्स जब आप पढ़ो, है ना, ये है ना, या करेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ो, फिजिकल फीचर्स कह सकते हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं हम, ठीक है, सिम्टम्स कह सकते हैं हम, तो उसका एक बार उस वर्ड को है ना गूगल पे डाल के उसकी पिक्चर जरूर देख लें। जैसे लॉन्ग फेस है ना, फिजिकल फीचर जो है कौन सा है, तो जैसे ये लॉन्ग फेस है, इसकी पिक्चर डालो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये है, तो पिक्चर माइंड में रहेगी ना, तो उससे आपको बहुत याद रखने में हेल्प मिलती है। तो जैसे कि इसमें लॉन्ग फेस, लंबा फेस तो नहीं होता डाउन सिंड्रोम वालों का, गोल मटोल होते हैं वो, है ना, गोलू मोलू टाइप होते हैं, गोल मटोल सा उनका चेहरा होता है, फुला फुला सा, है ना, तो ऐसे होते हैं वो, लॉन्ग फेस तो नहीं होता लंबा, ठीक है। हाई नोज ब्रिज, है ना, मतलब ब्रिज जो नाक का जो ब्रिज होता है वो हाई होता है थोड़ा, ठीक है। इसकी पिक्चर भी डाल के देख लेना, मैं ऐसे तो समझा, अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो शायद समझ में ना आए, तो इसकी पिक्चर देख लेना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो फिजिकल फीचर, ये नोज वाला फिजिकल फीचर थोड़ा होता है, लेकिन ये हाई नोज वाला ब्रिज का नहीं है, लेकिन नोज थोड़ी हल्की सी फूली फूली सी होती है और थोड़ी मतलब छोटी होती है डाउन सिंड्रोम वालों में, ठीक है। लॉन्ग फिंगर्स, है ना, देखो फिंगर्स जो होती है ना, उंगलियां, हाथों की उंगलियां, वो लॉन्ग नहीं होती, छोटी छोटी होती है फिंगर्स। कभी डाउन सिंड्रोम वाले में नोटिस करना कि फिंगर्स जो होती है वो थोड़ी छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स होती हैं उनकी, तो याद रखना। तो इसकी आएगी आपका आलमंड शेप्ड आईज, ठीक है, यानी आईज कभी देखना उनकी थोड़ी चाइनीज जैसी आईज होती हैं, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शायद यूज होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एपिकेंटस कुछ वर्ड है, ये एपिकेंटस नाम का एक वर्ड है, अब डाल के देखना, गूगल पे सर्च करना, और बाकी इसको भी डाल के देखना कि इसका जो पिक्चर है वो क्या आएगी, और उस पिक्चर को आप जहन में बिठा लेना। 6th क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम अकर ड्यू टू एन एरर इन, डाउन सिंड्रोम किस त्रुटि के कारण होता है। प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से, क्रोमोसोमल डिवीजन की वजह से, हार्मोनल सेक्रेशंस की वजह से, ब्लड सर्कुलेशंस की वजह से, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम का आपको मेनली अगर पूछे तो डाउन सिंड्रोम का कारण पूछ रहा है ना, तो सिंपल है इसका आंसर, क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोम वाली दिक्कत है, तो क्रोमोसोमल डिवीजन की दिक्कत है, और क्रोमोसोम में दिक्कत की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। ये ऑप्शंस सही नहीं होंगे।
ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का जो मेन कॉज है वो आपका क्या है? हेरिडिटरी जीन म्यूटेशन, नॉट डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, मालन्यूट्रिशन, या फिर बर्थ इंजरी। तो आपको याद रखना है कि जो मेन कॉज होता है डाउन सिंड्रोम का वो मालन्यूट्रिशन तो नहीं होता, या बर्थ इंजरी तो नहीं होता, हेरिडिटरी तो जीन म्यूटेशन नहीं होता, जीन में खराबी की वजह से नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये आपका मियोसिस की वजह से होता है ना, है ना। जब प्रेगनेंसी के समय मियोसिस की दिक्कत होती है तो मियोसिस की वजह से ये हो सकता है। नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, अब ये मियोसिस क्या होता है, एक साइंस का टॉपिक है। देखिए मियोसिस में यहाँ पर तो आपको समझा नहीं सकता मियोसिस क्या होता है, तो आप एक बार इसके आप खुद से आप इसको रीड कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए मियोसिस क्या होता है। तो ये वैसे 9th-10th का है, साइंस में आप पढ़ोगे मियोसिस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ ले, स्टडी कर ले, हल्का फुल्की आपको जानकारी रहेगी ऐसे छोटे मोटे वर्ड्स की, तो अच्छा रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ ना, उन वर्ड्स पे थोड़ा सा हल्का सा जानकारी, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो विच टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन, यानी कि डाउन सिंड्रोम कितने टाइप्स का होता है आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम कितने तरीके का होता है भाई, 4 तरीके का, 3, 2 या 1, कितने तरीके का डाउन सिंड्रोम होता है। तो क्या सही है, डाउन सिंड्रोम कितने तरीके का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के 3 तरीके का डाउन सिंड्रोम होता है। पहला होता है ट्राइसमी 21, एक होता है ट्राइसमी 21, एक होता है ट्रांसलोकेशन, और दूसरा होता है मोजाइसिज्म, या मोजाइक भी इसे कहते हैं। तो 3 तरीके का डाउन सिंड्रोम होता है। अब पूछ क्या रहा है ये देख लो क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन, यानी कि तीनों में से सबसे ज्यादा होने वाला डाउन सिंड्रोम कौन सा है, जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो कौन सा है डाउन सिंड्रोम? तो आप याद रखना ट्राइसमी 21 जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। कितने? 95% जो है बच्चों में ट्राइसमी 21 ही देखने को मिलेगा, और ट्रांसलोकेशन जो है, ट्रांसलोकेशन ये सेकंड नंबर पर आता है, ये 4% देखने को मिलता है। और 1% लोगों को में क्या मिलेगा, 1% लोगों में वो मिलेगा मोजाइसिज्म। ये 3 तरीके का जो डाउन सिंड्रोम है ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछा है तो हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो ट्राइसमी 21 ही देखने को मिलता है। ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा मैंने जानकारी भी दे दी कि ऑप्शन दूसरी तरीके से कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीज विद, डाउन सिंड्रोम का जोखिम किसके साथ बढ़ता है? लो बर्थ वेट, मैटरनल एज, हाई ब्लड प्रेशर, या ट्विन प्रेगनेंसी। तो देखिए अगर आपका बर्थ वेट लो होता है तो उसकी वजह से तो दिक्कत बहुत सारी हो सकती है, उसकी वजह से तो दिक्कत कई सारी हो सकती है, सिर्फ डाउन सिंड्रोम ही नहीं है, जरूरी नहीं है डाउन सिंड्रोम ही हो, तो उससे दिक्कत और भी बहुत सारी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, इसका कोई लेना देना नहीं होता, ब्लड प्रेशर हाई होने से डाउन सिंड्रोम होता है ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। या ट्विंस प्रेगनेंसी होने से डाउन सिंड्रोम होता है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। एज मैटर करती है, किसकी? मदर की जो एज है वो मैटर करती है। अगर बेबी है ना, कितने, अगर मदर की एज 40+ हो चुकी है ना, और वो किसी बच्चे को जन्म दे रही है, बेबी, ठीक है, जो है आपका बेबी जो बॉर्न हो रहा है 40+, अगर मदर की एज हो चुकी है और बेबी बॉर्न हो रहा है, तो क्या है, फिर दिक्कत हो सकती है। फिर क्या है, उसकी जो इम्पैक्ट है, एज का इम्पैक्ट जो है मदर की, वो उसके किस पे पड़ेगा? क्रोमोसोम्स पे पड़ सकता है, या जीन्स पे पड़ सकता है, या उसके ब्रेन पे पड़ सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और इसकी वजह से सिर्फ डाउन सिंड्रोम ही नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इनमें से, ये पूछा। लो मसल टोन, डाउन सिंड्रोम की अगर आपने वीडियो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने वहां पर उसके फीचर्स बताए हैं, फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, सिम्टम्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हाइपोटोनिया, ठीक है, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज, हाई आईक्यू, स्मॉल हेड एंड फीट। नोट पूछा है, फोकस आपको इस पे करना है, कभी कभी हम इस चीज को भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में नोट लिखा हुआ है।
तो हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों का आईक्यू हाई नहीं होता। नॉट पूछा है तो आपसे सिंपल है, आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम वालों का जो आपका आईक्यू है वो हाई नहीं होता। बाकी सारी इसके फिजिकल फीचर्स में आते हैं। स्मॉल हेड होता है, फीट भी स्मॉल होते हैं, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज होती हैं, है ना। ये सारी है ना, ये वर्ड्स जो है ना, इनको एक बार पिक्चर, इनकी जो इमेज है वो आप गूगल पे जाके एक बार डाल दें और देख लीजिए। हाइपोटोनिया की भी पिक्चर डाल गूगल पे जाके देख लीजिए, आपके ब्रेन में एकदम बस जाएगी वो पिक्चर, तो इससे याद रहेगा ये वर्ड भी, और इसके साथ ये कनेक्शन भी उठा लो, इमेज को वर्ड के साथ जोड़ दो, सिंपल है, बॉन्ड बन जाएगा इस वर्ड का इस इमेज से, तो ब्रेन में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम ऑफन हैव, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में प्राय पाया जाता है क्या? हार्ट डिफेक्ट, सुपर इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा लिम्स या ओवर ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें आएगा कि डाउन सिंड्रोम वालों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, या कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम वालों में एक जो कह सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है कि उनको हार्ट डिफेक्ट होता है ना, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हार्ट में होल होता है उनके, या और भी कुछ दिक्कत हो सकती है हार्ट में। तो डाउन सिंड्रोम वाले के जो दिक्कत होती है वो हार्ट में होती है, आपको याद रखना है। सुपर इंटेलिजेंट तो नहीं होता वो, ना उसकी कोई एक्स्ट्रा लिम्स होती है ना, या फिर ओवर ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ, ओवर ग्रोथ हो जाती है, ज्यादा ही हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें क्या होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स कह लो, डिफेक्ट कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच मेडिकल टेस्ट कंफर्म डाउन सिंड्रोम बिफोर बर्थ। अगर जन्म से पहले, है ना, बच्चे के जन्म से पहले अगर आप पता लगाना चाहे कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है ना, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो कौन सा मेडिकल टेस्ट कराया जाए, है ना, डाउन सिंड्रोम के टेस्ट के लिए, कि डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे, इसके कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट रहेगा, या कौन सा टेस्ट कराए। एमआरआई ब्रेन की होती है ना, ईईजी भी नहीं, ये सब, ये देखो वर्ड है, जैसे एमआरआई, ये वर्ड, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना एक तो आप। दूसरा है, ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, कान से रिलेटेड है ना, या न्यूरॉन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये एमआरआई, किस चीज की होती है, हार्ट की होती है, ब्रेन की होती है, बॉडी की होती है, ये आपको पता होना है। ईईजी, है ना, इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इसका है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, है ना, इस तरह से फुल फॉर्म। और फिर ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन से, हार्ट से, किससे रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड शुगर टेस्ट, देखिए ऑप्शन तो गलत हो गए, ये ब्रेन से है, ये इससे रिलेटेड है, अलग अलग चीजों से, तो इसका हो जाएगा एमिनोसेंटेसिस। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है जिससे पता चल सकता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। तो ये टेस्ट अगर मदर कराती हैं तो उन्हें पता चल जाएगा जन्म से पहले ही, बच्चे के जन्म से पहले कि हमारा बच्चा डाउन सिंड्रोम है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वर्ड याद रखना ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम टू डेवलप डेली लिविंग स्किल्स। अगर डे टू डे लिविंग स्किल्स को अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो कौन सी ट्रेनिंग बेस्ट रहेगी? बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, तो फिजिकल थेरेपी। तो सबसे बेस्ट अगर आपकी, मैंने बताया ना, एडीएल इंप्रूव करना है ना, एडीएल अगर इंप्रूव करना है तो एडीएल के लिए जो बेस्ट थेरेपी मानी जाती है वो आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, अगर एडीएल। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना इन्होंने, तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना, तो जब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो बिना कोई डाउट के साथ हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चले आएंगे, क्योंकि डेली लिविंग स्किल्स की बात हो रही है, तो सिंपल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेस्ट थेरेपी रहेगी इसके लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ताकि गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्पीच डिफिकल्टी इन कॉमन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में कौन सी स्पीच डिफिकल्टी होती है? स्टैमरिंग, है ना, स्टैमरिंग, डिलेड स्पीच, इकोलेलिया। तो अब ये वर्ड पता होना चाहिए ना आपको, एज ए स्पेशल एजुकेटर अगर आपने पढ़ा है तो आपको इकोलेलिया पता होना चाहिए, इकोलेलिया कितने टाइप्स का होता है ये पता होना चाहिए, किसमें सबसे ज्यादा इकोलेलिया की दिक्कत होती है, जैसे जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उसमें इकोलेलिया की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पीच की भी होती है लेकिन इकोलेलिया की कॉमन दिखती है। ठीक है, स्टैमरिंग क्या होती है, स्टटरिंग क्या होती है, ये चीजें वर्ड्स पता होने चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सीधा आपको अगर मैं बताऊं तो स्पीच डिफिकल्टी डाउन सिंड्रोम को होती है वो क्या है, स्पीच डिलेड होती है उनकी, क्योंकि उनकी जबान जो होती है ना वो मोटी होती है, उस मोटी जबान की वजह से वो ठीक से, है ना, बोल नहीं पाते या अपने टंग को ऊपर पैलेट में टच नहीं कर पाते, तो
उस जो मोटी जबान होती है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, वो होती है आपका मैक्रोग्लासिया। मैक्रो का मतलब थोड़ा कह सकते हो मोटा, और ग्लासिया मतलब जबान, तो मैक्रोग्लासिया की प्रॉब्लम की होती है। इसके अलावा उनको उनका प्रेनुलम कभी कभी चिपका हुआ हो सकता है, जिसे एंकाइलोग्लासिया कहते हैं, एंकाइलोग्लासिया कहते हैं या टंग टाई कहते हैं, वो भी अगर देखने को मिलती है तो भी स्पीच डिलेड हो जाती है। ठीक है, देर से बोलना सीखते हैं डाउन सिंड्रोम वाले। ठीक है, कभी देखना डाउन सिंड्रोम वालों को कि उनको स्पीच में कैसी प्रॉब्लम्स होती है, मुंह खुल जाता है, जबान वगैरह, तो जबान हमेशा मोटी होगी, थोड़ी लंबी होगी, है ना, ज्यादा बाहर निकलती है, देखना थोड़ी अलग तरह से होती है उनकी जबान। नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करें तो डाउन सिंड्रोम को किस डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आप रखोगे? सिंपल क्वेश्चन आपका है, किस डिसेबिलिटी, कितनी डिसेबिलिटी है हमारी? 21। भाई सिंपल है, कितनी डिसेबिलिटी है? 21 डिसेबिलिटी है। अब उस 21 डिसेबिलिटी में से किस डिसेबिलिटी में आप रखोगे? मेंटल इलनेस में रखोगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डाउन सिंड्रोम को रखा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी में रखा जाता है, या फिजिकल डिसेबिलिटीज में रखा जाता है, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी है जिसमें हम इसे रखेंगे? तो आपको मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि डाउन सिंड्रोम जो है इसको किस में रखा जाता है, या किसमें इसका संबंध इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से होता है। यानी कि डाउन सिंड्रोम को आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट है डाउन सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको डाउन सिंड्रोम वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की जो कॉन्सेप्ट सीरीज है, अगर आप उसे देखोगे तो उसमें मैंने डाउन सिंड्रोम भी कराया है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम अगर किसी को है तो उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एसोसिएटेड कंडीशन के तौर पे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज आईक्यू रेंज ऑफ इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम इज। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों का औसत आईक्यू सीमा क्या होती है? देखिए एवरेज आईक्यू पूछ रहा है डाउन सिंड्रोम वाले की। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए ऑप्शंस के लिए देना, ये है ना वेरी करता रहेगा, ऑप्शंस जो है वो वेरी करते रहेंगे। अब मैंने ये रख दिया, हो सकता है इसकी जगह कुछ और हो, लेकिन आपको एक बेसिक रखना है कि 70 से ऊपर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 70 से ऊपर जा रहा है ना, तो उसका मतलब वो थोड़ा गलत ही होगा। 70 से नीचे वाले को आप सोचना ज्यादा से ज्यादा पिक करने की, है ना। तो जैसे 70 से प्लस जा रहा है गलत, 70 से प्लस जा रहा है गलत है, अब 120 जा रहा है गलत है। यहाँ क्या है 30 से 70, यानी कि 80 से नीचे रहे या 70 से नीचे रहे तो आप कह सकते हो कि ये ठीक है आंसर। तो एवरेज रेंज पूछ रहा है तो 30 से 70, कहीं कहीं ये रेंज कहाँ कितनी मिलेगी आपको? 40 से 69 भी दिख सकती है ये रेंज। ये वाली रेंज अगर थोड़ी बहुत चेंज करें तो 40 से 69 कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी, है ना, कहीं की किताबों में। तो इसकी जो एवरेज रेंज है, आप ऑप्शन में कितना गया था 30 से 70, तो मैंने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गया, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकती है, लेकिन 70 से देखो नीचे ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अब बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है? एग्रेशन, यानी कि डाउन सिंड्रोम वालों को बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो है ना, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। फ्रेंडली एंड अफेक्शनेट नेचर, फ्रेंडली नेचर होते हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे से बातचीत करोगे और थोड़ा बॉन्ड बढ़ाओगे तो वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे और बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हो जाएंगे, मतलब एक तरह से कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा आपका, है ना, आपकी बात सुनेंगे वो, है ना, थोड़ा नेचर उनका आपकी तरफ है ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, एकदम लव एंड केयरिंग वाला, है ना। तो सोशल विड्रॉवल ऐसा भी नहीं है, एक्सट्रीम शाइनेस ऐसा भी नहीं है, तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा वो फ्रेंडली एंड अफेक्शनेट नेचर हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान है कि थोड़ा फ्रेंडली होते हैं, थोड़े मूडी होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, डाउन सिंड्रोम कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू। ठीक है, डाउन सिंड्रोम गर्भावस्था के दौरान किससे पहचाना जा सकता है? किससे? देखिए हमने एक और पढ़ा था अभी इससे पहले, जिसे है ना एमिनो सिंथेसिस पढ़ा था, वो भी एक टेस्ट होता है डाउन सिंड्रोम का, लेकिन वो जन्म से पहले अगर पता लगाना है, बच्चे के जन्म से पहले कि बच्चा डाउन सिंड्रोम, तो वो आप टेस्ट कर सकते हो, है ना। और एक टेस्ट आप यहाँ पर ही ये भी कर सकते हो, तो क्या है ईसीजी तो नहीं कर सकते अगर हमें
प्रेगनेंसी के दौरान पता लगाना है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है नहीं है, ठीक है। आई एग्जामिनेशन, आंखों के एग्जामिनेशन से तो डाउन सिंड्रोम का पता नहीं चलता, ब्लड टेस्ट से भी आपको नहीं पता चलेगा। तो क्या है सिंपल, इसका अल्ट्रासाउंड एंड जेनेटिक टेस्टिंग से आपका पता चल जाएगा कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गए तो हमें बेहतर आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी ऑप्शंस बाकी भी सही होते हैं, लेकिन बेहतर भी हमें चुनने होता है कि यार इनमें से सबसे बेस्ट क्या आंसर, मतलब इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमें देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टिव एजुकेशनल अप्रोच फॉर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए है कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण सहायक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेटेड स्कूलिंग, डिस्टेंस लर्निंग या नन। तो भाई ये तो सिंपल है, सभी इसका आंसर लगा लेंगे, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है, डिस्टेंस लर्निंग भी एक नेगेटिव अप्रोच है, और इनमें से कोई नहीं है, भी कुछ मायने नहीं रखता। सिंपल आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसपे आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। आज के समय का ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं हम, कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन आज के समय में ट्रेंड में चल रही है। 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल्स बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है, पनिशमेंट बेस्ड टीचिंग से तो नहीं होता भाई, पनिश तो हम नहीं करेंगे, पनिशमेंट। अर्ली इंटरवेंशन एंड स्पेशल एजुकेशन, ये सही है, स्पेशल एजुकेशन तो दी जानी है। और अर्ली इंटरवेंशन वो होती है कि जल्द से जल्द पता लगाएं कि बच्चे को क्या दिक्कत है, उसको क्या डिसेबिलिटी है ना, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये पता लगाएं, तो ये अर्ली इंटरवेंशन होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। समय से पहले अगर हम उसको चीजें, उसकी वीकनेस, उसकी परेशानियों की हम पता लगा लें, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। और बच्चों जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसके बड़े होने से पहले पहले हम उसे वो चीजें सिखा देंगे, जिससे आने वाली लाइफ में उसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अर्ली इंटरवेंशन बेस्ट है, स्पेशल एजुकेशन भी बेस्ट है। इग्नोरिंग बिहेवियर को इग्नोर करना भी ठीक नहीं होता। मेडिकेशंस ओनली, मेडिकेशन ओनली भाई, ओनली भाई नहीं लगा, तो मेडिकेशन जो है वो भी मेडिकेशंस पे रखना, ये भी ठीक नहीं है। तो इसका सबसे आंसर और सिंपल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्ली इंटरवेंशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, और आप मुझे बताइए इनमें से कोई डाउट हो, कोई किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके बताएं कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है या मुझे इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो मैं एक डाउट सेशन जब रखूंगा तो उसमें सबके क्वेश्चंस ले लूंगा कि हाँ ये बच्चों ने जो भी आप टीचर्स हुआ सभी, तो उन्होंने जितने भी कमेंट्स करे होंगे वो मैं एक तरफ रखे और मैं बता दूंगा कि ये आपको क्या क्या जो भी परेशानी है वो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, है ना। तो आप अगर आपने ये अटेम्प्ट कर रहे हो ये, तो आप मुझे बताएंगे आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं, कितना स्कोर आपने करा, आपके कितने आंसर सही रहे। अगर आप वो वीडियो प्लेलिस्ट देख कर यहाँ आ रहे हैं और उसको अच्छे से रिवाइज करके आ रहे हैं, तब आपने कितना स्कोर किया है इसमें। और आपको नॉलेज नहीं है तो आपने कितना स्कोर किया है, तो आप मुझे एक बार बताएंगे कमेंट करके कि क्या हुआ है। तो इतना ही इस वीडियो में, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।